तो हाय गाइस, वेलकम टू एएस स्मार्ट लर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के जियोग्राफी अध्याय 3, जिसका नाम है मानव विकास। तो हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे, तो इसका पीडीएफ प्लस नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आपको पीडीएफ प्लस नोट्स आपको सब फ्री में मिलेगा। तो फर्स्ट इस चैप्टर का नाम है मानव विकास। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, मानव भूगोल प्रकृति में विशेष क्षेत्र। सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है हमारा, विश्व जनसंख्या वितरण। तो हमारा तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे मानव विकास। तो मानव विकास में वृद्धि और विकास के टॉपिक में 4 टॉपिक पढ़ेंगे हम। मानव विकास में वृद्धि और विकास में पढ़ेंगे पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है हमारा मानव विकास के 4 स्तंभ क्या क्या है, मतलब, और मानव विकास के उपागम क्या है। जैसे कल्याण उपागम, ऐसे ही 4 उपागम है, तो इन लोगों के उपागम के बारे में पढ़ेंगे। और मानव विकास का मापन क्या है, और मानव विकास को मापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, और मानव विकास को मापने ये मानव विकास सूचकांक किस देश में अधिक है, किस देश में कम है। तो इसी के बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो वृद्धि और विकास ये अलग अलग है। लोग बोलते हैं कि वृद्धि और विकास एक है, बट ये अलग अलग होते हैं। वृद्धि मात्रात्मक, मतलब वृद्धि मात्रात्मक में होती है वृद्धि, और विकास का हम इसी को समझते हैं। तो वृद्धि क्या है, तो पहले हम समझेंगे वृद्धि क्या है। वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन इंगित करता है। मतलब वृद्धि और विकास दोनों समय के साथ परिवर्तन इंगित करता है। मतलब वृद्धि और विकास है जो समय के साथ वो परिवर्तन होते रहता है। तथा दूसरा अंतर यह है कि वृद्धि मात्रात्मक मूल्यों में ये निरपेक्ष होती है। मतलब वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होती है। मतलब वो वृद्धि मात्रात्मक होती है और मूल्य के साथ निरपेक्ष होती है, और इसका चिन्ह धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है। मतलब वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। मतलब एक शॉर्ट में पहले हम चैप्टर में पढ़े थे कि किसी स्थान पर किसी स्थान पर कोई, जैसे कि हम मान लेते हैं जनसंख्या वृद्धि, उसी से एक टॉपिक उदाहरण के लिए मानते हैं। जैसे किसी स्थान में 100 व्यक्ति आने के लिए कोई रहता है, और तथा वहाँ 50 व्यक्ति और आ जाता था उस शहर में। तो वहाँ पर कितना टोटल होगा, तो होगा वहाँ पर 150। तो इसी के साथ यह वृद्धि में हो गया धनात्मक, ये धनात्मक हो गया। तथा ऋणात्मक के उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि कोई किसी स्थान में 500 व्यक्ति रहता था, तो वहाँ 50 घट गया, तो ये कितना बचा, 50। तो यहाँ धनात्मक ऋणात्मक में हुआ। तो ऐसे धनात्मक और ऋणात्मक वृद्धि दोनों हो सकता है। तथा इसका अर्थ परिवर्तन, मतलब इसका अर्थ है कि परिवर्तन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। मतलब ये बताया गया है कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। और विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन होता है। मतलब विकास का गुणात्मक, जैसे कि पहले की स्थिति से और पहले की स्थिति से और अच्छे स्थिति में आना, तो इसी को विकास कहा जाता है। कि पहले अभी विकल्पों में, जैसे कि किसी स्थान में विकल्पों में वृद्धि होता है, उसी वैसे ही होता है। तो पहला हमारा विकास करता है, विकास तब नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि ना हो। मतलब विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में ये वृद्धि ना हो। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब पहले की स्थिति, जैसे कि पहले स्थिति में हमारे डॉक्टर और चिकित्सा शिक्षित उतने के लिए नहीं होते थे, अब वर्तमान समय में वैसे होते हैं। तो ऐसे ही वृद्धि, वर्तमान समय में जो वृद्धि हो रही है, तो उसी को हम विकास कहते हैं। तो विकास का उस समय से होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है, मतलब धनात्मक। तथा सकारात्मक वृद्धि सदैव विकास नहीं होता। विकास उस समय होता है जब गुणात्मक सकारात्मक परिवर्तन, मतलब सकारात्मक वृद्धि से विकास नहीं होता। यद्यपि वहाँ जब सदैव सकारात्मक नहीं होता, सकारात्मक तो सदैव नहीं होता, मतलब धनात्मक। और विकास का गुणवत्ता सकारात्मक परिवर्तन होता है, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। वैसे सकारात्मक परिवर्तन, जो सकारात्मक परिवर्तन होता है, वैसे ही विकास होता है। तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि एक किसी निश्चित अवधि में यदि किसी नगर में जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख होती है, तो हम कह सकते हैं कि वृद्धि हुआ। मतलब किसी स्थान में, जिससे किसी स्थान में हम मान लेते हैं मुंबई, तो मुंबई में पहला जनसंख्या 1 लाख थी, तो था वहाँ बढ़कर कितनी हुई, 2 लाख। तो हम इसे मान लेंगे इसे क्या मान लेंगे, तो इसे मान लेंगे हम नगर में वृद्धि हुई है, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि हुई नगर में। और फिर से एक उदाहरण के लिए हम समझते हैं। तो दूसरा उदाहरण से हम समझे कि फिर यदि
आवास जैसी सुविधाएं, मूलभूत सेवाओं, स्वास्थ्य तथा अन्य विशेषताओं जैसे ही ये है, तब इसी वृद्धि के साथ विकास नहीं होता। मतलब फिर से रिपीट करके पढ़ेंगे। फिर भी आवास जैसे सुविधाएं, मूलभूत सेवाओं, व्यवस्था तथा अन्य विशेषताओं पहले जैसे रही है, तब इस वृद्धि का साथ नहीं होता। मतलब पहले की स्थिति जो वो आवास, सुविधाएं और मूलभूत सेवाएं थे, एक विशेषताएं थी, जैसे जैसे रहती थी वैसे ही, तब इस वृद्धि मतलब जो उस समय की वृद्धि, उस समय जो हो रही, तो उस समय हम वृद्धि नहीं मानेंगे उस टाइम के को। तथा अनेक जैसे कि अनेक दशाओं में किसी क्षेत्र के विकास स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता है। मतलब जैसे कई दशकों पहले जो देश थे, तो उन्हें केवल आर्थिक वृद्धि से माना जाता है, मतलब वो इनकम डेवलपमेंट के रूप में माना जाता था। और देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज़्यादा बड़ी होती है, तो उतनी ही अधिक विकसित होती है। मतलब देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होगी उतनी ही अधिक विकसित हुई। जैसे कि ये भारत विश्व का कितना बड़ा देश है, तो विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है विश्व का भारत। तो इतनी जैसे ये मध्यम डेवलपमेंट हिसाब से यह 132वां नंबर स्थान पर है। तो वैसे 132वां नंबर स्थान पर है। तो जैसे कि हम मान लेते संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, मतलब जिस प्रकार जितनी रूस, जैसे कि मान लेते हम रूस, जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था रहेगी उतनी ही एक विकास होगी। और लोग के जीवन में परिवर्तन कोई संबंध नहीं होता, मतलब लोगों के जीवन में परिवर्तन का कोई संबंध नहीं होता है। तथा विकास के महत्वपूर्ण पक्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे विकास के क्या महत्वपूर्ण पक्ष है, जैसे किसी देश में लोग जीवन की गुणवत्ता को जानने में आनंद लेते हैं। मतलब किसी देश में जो लोग रहते हैं वो जीवन की गुणात्मकता को जानने का आनंद लेते हैं। और दूसरा पॉइंट में देखिए, उन्हें जो अवसर उपलब्ध है, जो उन्हें अच्छे अवसर उपलब्ध दे, वो अच्छे अवसर, काम के स्तर पर अच्छे अवसर मिले, जैसे रहने सहन का अच्छे अवसर उपलब्ध वैसे ही। और मतलब किसी काम के समानता मिले। फिर जिन स्वतंत्रताओं को ये भोग करते हैं, मतलब जिन वो स्वतंत्रताओं को भोग कर, जैसे कि वो स्वतंत्र रूप से कुछ काम कर सके। और पहली बार विचारों में 8 दशक के अंत में और 90 दशक के आरंभ में स्पष्ट किया। मतलब जो पहली दशक थी, इन विचारों को 8 दशक के अंत, मतलब 80 दशक के अंत और 90 दशक के आरंभ में ही स्पष्ट कर दिया गया था, 1980 और 90 के बीच। और इस संबंध दक्षिणी एशियाई अर्थशास्त्रियों ने महबूब हुल को और अमर्त्य सेन का कार्यों को महत्व है। और अब पढ़ेंगे हम दूसरा चैप्टर में मानव विकास की अवधारणा। और जो हमारे मतलब महबूब हुल जो पाकिस्तान के रहने वाले थे, तो उसी ने हमारे ये मानव विकास की अवधारणा का उत्पादन किया, मतलब उल्लेखन किया। तो मानव किसमें पढ़ेंगे कि मानव विकास की अवधारणा प्रतिपादन डॉक्टर महबूब हुल के द्वारा किया गया। इसके अनुसार तो पहले डॉक्टर महबूब हुल के थे, उसने ही मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। और इसके अनुसार विकास क्या है, इसी के अनुसार हम जानेंगे कि विकास क्या है। मानव विकास, तो मानव विकास इसके अनुसार क्या है, लोग के विकल्पों में वृद्धि, लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। इनके अवधारणा में सभी प्रकार का विकास को महत्वपूर्ण केंद्र मनुष्य, मतलब जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि आए, जैसे कि ये स्वस्थ जैसे शिक्षाओं में कई प्रकार की वृद्धि आए और उनके जीवन को सुधार सके। और इन सभी अवधारणा जो के विकास का केंद्र किसे माना गया है, इस सभी केंद्र को विकास का केंद्र बिंदु माना गया है मनुष्य। और ये विकल्प स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है। मतलब जो ये विकल्प होते हैं, तो ये स्थिर नहीं होते, ये परिवर्तनशील भी होते हैं। और ये विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं का उत्पन्न करना जिन पर लोग सार्थक जीवन व्यतीत करते, मतलब विकास का अर्थ क्या है, और विकास का ऐसा मूल उद्देश्य होता है कि मतलब ऐसी दशाओं को उत्पन्न करता है जो लोग अपने सक्षम के हिसाब से जीवन व्यतीत कर सके। और सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, मतलब सार्थक जीवन जो होती है वो लंबा नहीं हो, ये जैसे कि
मतलब आपका कुछ उद्देश्य, हम जीवन में कुछ उद्देश्य अवश्य होना चाहिए, तो उसी के अनुसार इस सार्थक जीवन बताया गया है। जैसे कि 100 150 साल 100 150 साल जिंदा रहना, ये सार्थक जीवन नहीं, ये सार्थक जीवन नहीं है, ये दीर्घ जीवन नहीं है। मतलब जीवन का उद्देश्य को ही पूरा करना, और इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ रहे और विवेक और वृद्धि का विकास हो सके, और समाज में ये प्रतिभागिता करे और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र रहे। मतलब इसका अर्थ है कि जो हमेशा लोग स्वस्थ रहे, मतलब विवेक की ओर, शिक्षा की ओर वृद्धि, और उसके वो ह्यूमन डेवलपमेंट जो माइंडसेट होते वो माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट की ओर रहे, ग्रोथ माइंडसेट की ओर रहे, ना कि से ना कि रूढ़िवादी, जो रूढ़िवादी होते हैं वैसे ही ये ग्रोथ रूढ़िवादी की ओर ना रहे, वो हमेशा ग्रोथ माइंडसेट की ओर रहे। और प्रयोगिता जो अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं, और प्रयोगिता होते हैं वो अब जो अपने उद्देश्य को भी पूरा कर सके, और लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने का, स्वस्थ शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच, उनकी क्षमताओं का निर्माण करने का महत्वपूर्ण है। मतलब बताया गया है कि इसी पॉइंट को फिर से हम पढ़ेंगे कि लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने, स्वास्थ्य शिक्षा और संसाधनों की पहुंच, उनकी क्षमताओं के निर्माण का महत्वपूर्ण करना। मतलब किसी देश में ये स्वास्थ्य शिक्षा और संसाधनों की पहुंच, जैसे कि वो किसी संसाधनों को क्रय कर सके, और इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमता नहीं होती, और इनके कुछ लोगों की क्षमता नहीं थी, मतलब इन क्षेत्रों में जो संसाधनों की पहुंच होती है क्रय शक्ति की, कुछ लोगों की क्षमता नहीं थी, तो विकल्प भी कम होते हैं, और उनके लिए विकल्प भी कम होते हैं। जैसे कि धनवान आदमी के लिए कोई सामान खरीदता है तो उनके लिए पास कई प्रकार के विकल्प होते हैं, और जो गरीब आदमी होते हैं उनके पास कई विकल्प नहीं होते, वो कम विकल्प पे ही अपने जीवन व्यतीत करते हैं। और उदाहरण के जैसे मान लेते हैं कि एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता, क्योंकि उनका विकल्प अशिक्षित अभाव सीमित है। मतलब जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि एक एक बच्चा है जो वो डॉक्टर बड़े होकर वहाँ डॉक्टर बनना चाहता है, बट उसके शिक्षा, वो अशिक्षित है, तो वहाँ उसके पास डॉक्टर बनने का उद्देश्य विकल्प नहीं है, और वहाँ शिक्षा शिक्षा वहाँ शिक्षा शिक्षित रहेगा तभी तो वहाँ डॉक्टर बनेगा, बिना वो बिना अशिक्षित रहने से कोई डॉक्टर थोड़ी बन जाता है। इसी प्रकार एक उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि इसी प्रकार प्राय निर्धन लोग बीमारी के लिए चिकित्सा उपचार नहीं चुन सकते क्योंकि संसाधनों के अभाव और उनका विकल्प सीमित होते हैं। मतलब इसी प्रकार जो है कि जैसे गरीब निर्धन लोग होते हैं, उनके पास वो उपचार, जैसे कि वो किसी प्रकार की बीमारी हो तो उनके पास उपचार के लिए साधनों का अभाव होता है, और उनका विकल्प भी सीमित होते हैं कभी। और मानव विकास के 4 स्तंभ के बारे में अब पढ़ेंगे। मानव विकास के 4 स्तंभ क्या क्या है? मानव विकास के 4 स्तंभ, और मानव विकास के 4 स्तंभ के बारे में पढ़े तो मानव विकास के 4 स्तंभ क्या है? फर्स्ट समानता, मतलब समान भाग और सतत पोषणीय विकास। तीसरा है उत्पादकता, और चौथा है सशक्तिकरण। तो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे कि समानता के बारे में पढ़ेंगे। तो समानता में क्या दिया गया? समानता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति के उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था। मतलब जो प्रत्येक व्यक्ति है तो उन लोगों के कुछ सरकार के द्वारा कुछ जैसे सरकार के द्वारा कुछ परियोजनाएं चलाई गई, जैसे कि पहले कुछ दिन पहले हमारे यहाँ जैसे कि मैया सम्मान योजना चलाई गई थी, उसी प्रकार जैसे कि सभी महिलाओं के पास पहुंचाई गई थी, वहाँ बड़े जात से लेकर छोटे जात तक वहाँ बिना भेदभाव किए पहुंचाई गई थी। इसी प्रकार सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। और इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि कोई जनधन, कोई दिन पहले जैसे कि 5 वर्ष पहले हमारे भारत में मोदी सरकार एक प्रधानमंत्री के द्वारा एक योजना चलाई गई थी, गैस वितरण, एलपीजी वितरण। तो उसी में यह बिना भेदभाव किए ये सबको मिला था, उसे सबको मिलता। तो दूसरा उदाहरण के लोग का उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आयु और धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे कि लोगों की उपलब्धियां होती है, जैसे कि लिंग, प्रजाति और आयु और धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, नहीं भेदभाव होने से यहाँ असमानता होती है। तथा सतत पोषणीय विकास में पढ़ेंगे। सतत पोषणीय मानव विकास के लिए आवश्यक, क्योंकि पीढ़ी की समानता का अवसर मिले और
समस्त पर्यावरण वृत्तीय द्वितीय एवं मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य में ध्यान रखकर करना चाहिए। मतलब सतत पोषणीय विकास की जो हमारे हमारी पीढ़ी दर वो हमें साधनों को समान और अवसर देकर प्रयोग करना चाहिए। साथ मतलब सतत पोषणीय का अर्थ बताता है कि हमें भावी पीढ़ियों को देखकर ध्यान रखकर संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, ना कि अधिक संसाधनों की अंधाधुंध प्रयोग से संसाधनों को समाप्त कर देना चाहिए। नहीं तो संसाधनों समाप्त हो जाने से हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए जो हानि हो सकती है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोयला अभी अंधाधुंध भारत में लगभग 5,300 करोड़ से भी अधिक कोयला है, और भारत में लगभग 33 करोड़ टन कोयला भारत में लगभग रोज निकाला जाता है। तो इसी प्रकार कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में भारत में ही कोयला समाप्त हो जाएगा वैसे ये निकाला जाए तो। और ऐसा उपयोग होने से भी ये भारत में जो आने वाले हमारे पीढ़ी होते हैं तो उनके लिए ये जो कोयला सिर्फ किताबों के लिए ही बन जाएगी कि कोयला क्या था। तो दूसरा पता सतत पोषणीय विकास जो हमारे भावी पीढ़ियों को ध्यान रखकर संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। जो हमारे भावी जो हमारे आने वाले जो हमारे आने वाले ये पीढ़ियाँ जो वो उपयोग में ला सके वो संसाधन, और इन संसाधनों से किसी भी प्रकार का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों को कम करेगा। मतलब इस प्रकार जो संसाधन होते हैं अंधाधुंध उपयोग और दुरुपयोग करने से जो हमारे आने वाले भावी पीढ़ियों को ध्यान रख कर जो नहीं करेंगे तो उनके लिए अवसर कम रह जाएगा। और उत्पादक अब पढ़ेंगे उत्पादकता। लोगों की क्षमता और निर्माण करके ऐसी उत्पादक को नियंत्रण वृद्धि की जानी चाहिए। मतलब लोगों की क्षमताओं का निर्माण करके एक ऐसी उत्पादकता का नियंत्रण वृद्धि करना चाहिए जो अथवा जन समुदाय के राष्ट्रों को वास्तविक धन होते हैं, और इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास अथवा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करने की कार्य क्षमता बेहतर होगी। मतलब इसका अर्थ बताया गया है कि ये जो उत्पादकता, जैसे कि हमारे ये डॉक्टर ये उत्पादकता हो जाए कि उन लोगों को अवसर बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराना चाहिए। उत्पादकता लेकर लिए बेहतर जो हमारे उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हमें उत्पादकता कैसे बढ़ेगी, मतलब क्षमताओं पहले की स्थिति से पहले स्थिति में और डेवलपमेंट हो, तो इसी को हमें उत्पादक करके डेवलपमेंट होते हैं, जिससे हम विकास मानेंगे। तो इन लोगों को डेवलपमेंट होने से उत्पादकता में वृद्धि होगी। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि ज्ञान का ही बढ़ा सरकार के द्वारा हॉस्पिटल के लिए बेहतर चिकित्सा कर बेहतर कार्य क्षमता को बेहतर बढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार यदि ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास किया जाए और बेहतर चिकित्सा को उपलब्ध करा जाए तो इनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। तो दूसरा पॉइंट में हम पढ़ेंगे सशक्तिकरण। सशक्तिकरण क्या है? तो सशक्तिकरण क्या है? सशक्तिकरण का अर्थ है अपने विकल्प को चुनने की शक्ति का प्रयास करना। मतलब अपने स्वतंत्र रूप से विकल्प को चुनने का अधिकार को सशक्तिकरण कहा जाता है। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्र और क्षमता आती है। मतलब ये हमेशा ऐसी शक्ति बढ़ती है जैसे स्वतंत्र और क्षमता होती है, और लोगों का रक्षक मजबूत करने के लिए ये शासन, मतलब अच्छा शासन और लोगों मुखी नीतियों जन कल्याण की ये आवश्यकता होती है। मतलब जो हमारे अच्छे नेताओं के द्वारा होते हैं, तो अच्छे नेता के लिए जो अच्छे शासन करे और जल कल्याण की उनके लिए कुछ सोचे, और सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण शक्तिकरण का महत्व समझे। और जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से जो बिछड़े समुदाय है उनके समूह में शक्तिकरण का महत्व दिया है। जैसे कि बिछड़े जनजाति में कुछ जनजाति आते हैं तो उन लोगों के सरकार के द्वारा सशक्तिकरण का विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। तथा हम दूसरा पढ़ेंगे मानव विकास के उपागम के बारे में। तो मानव विकास के उपागम में क्या पढ़ेंगे? तो मानव विकास के कितने उपागम है? 4 उपागम। तो मानव विकास के पहला उपागम है हमारा आयु उपागम, और दूसरा उपागम है कल्याण उपागम, तीसरा उपागम है न्यूनतम आवश्यकता उपागम, और चौथा उपागम है क्षमता उपागम। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मानव विकास में आयु उपागम के बारे में बताइए, उपागम के बारे। और जैसे कि दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव विकास के
कल्याण उपागम के बारे में बताइए। ऐसे ही उपागम के बारे में पूछा जाता है। तो हम पढ़ेंगे, पहला पॉइंट में पढ़ेंगे आय उपागम। तो हम फर्स्ट उपागम के बारे में पढ़ेंगे आय उपागम। तो आय उपागम क्या है? तो यह मानव विकास, यह आय उपागम क्या है? यह मानव विकास के बेहतर को पुराने उपागम है। मान यह मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है और इसमें मानव विकास के आय के साथ देखा जाता है। मतलब आय उपागम में जो मानव के आय इनकम स्रोत होता है तो उसके साथ मानव आय उपागम में के साथ जोड़ा जाता है। और आय के स्तर पर किसी व्यक्ति के द्वारा भोगी जा स्वतंत्र के स्तर पर परिलक्षित करता है। मतलब आय के स्तर पर जो होती है किसी, जैसे कि किसी व्यक्ति के द्वारा जो मतलब भोगी मतलब उपयोगी भोगी जा रही है और स्वतंत्र के स्तर पर परिलक्षित करता है। और तीसरा पॉइंट, तो चौथा पॉइंट में पढ़ेंगे कि आय के स्तर में ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर ऊंचा होता है। मतलब किसी व्यक्ति की आय ऊंचा हो तो मानव विकास का भी ऊंचा स्तर होगा। तो दूसरा में पढ़ेंगे कि कल्याण उपागम क्या है। तो कल्याण उपागम के बारे में पढ़ेंगे। तो कल्याण उपागम, यह उपागम मानव के लाभार्थी अथवा सभी विकास गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। मतलब यह जो उपागम है कल्याण उपागम, यह मानव विकास की लाभार्थी मतलब लाभ के कमाने के उद्देश्य और मानव के विकास की गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। जो मानव के विकास लाभ कमाने के उद्देश्य से होते हैं। जैसे कि यह उपागम जो जैसे कि मानव की आवश्यकताओं को वो पूरा करते हैं और मानव के लक्ष्य के रूप में जो देखता है। तथा जो दूसरे पॉइंट में देखें, यह उपागम शिक्षित, स्वस्थ, सामाजिक सुरक्षा और सुख संसाधनों का उच्च स्तर सरकारी व्यय के तर्क में देता। मतलब जो कल्याण उपागम है जैसे कि स्वस्थ, सामाजिक सुरक्षा और सुख संसाधनों, जैसे सुख संसाधनों के ये जो तर्क दिए हैं। मतलब जो इन्वेस्टमेंट करते जैसे सरकार, वो सब इन्वेस्टमेंट जो सरकार के द्वारा इन्वेस्टमेंट, जैसे एक कल्याण जैसे किसी सरकार के द्वारा एक फाउंड खोला गया, हॉस्पिटल खोला गया तो यहाँ सरकार के व्यय में आना चाहिए। जैसे ये कल्याण उपागम के उदाहरण में माना जाएगा। और सरकार का कल्याण का अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तर में वृद्धि करता है। मतलब सरकार कल्याण के लिए अधिक व्यय करेगी तो मानव विकास में वृद्धि होगी और यहाँ वृद्धि की जिम्मेवारी होगी सरकार। अब तीसरा में पढ़ेंगे कि मानव आवश्यकता उपागम। तो इनमें 6 न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलपूर्ति, स्वच्छता, आवास और इनकी पहुंच सके। मतलब न्यूनतम आवश्यकता जैसे कि दैनिक जीवन में आवश्यकता आने वाली वस्तुएं के बारे में ये न्यूनतम उपागम में दिया गया। जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, जलपूर्ति, भोजन, स्वच्छता और आवास जैसे मानव तक पहुँचो। और इनमें मानव विकास का प्रश्न की उपेक्षा की गई है और इन पर मूल आवश्यकताओं को व्यवस्था पर जोर दिया गया। मतलब मानव आवश्यकता की मूल आवश्यकता जैसे कि वो रहन सहन रेख और स्वस्थ शिक्षा की आवश्यकताओं पर पर जोर दिया गया है न्यूनतम आवश्यकता उपागम में। और इस उपागम का अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जैसे ILO ने प्रतिस्थापित किया है। मतलब यह उपागम जो राष्ट्रीय श्रम संगठन है तो वो इसके द्वारा ही प्रस्थापित किया गया था। और तीसरा पढ़ेंगे क्षमता उपागम। में इस उपागम में एक प्रोअमर्त्य और सेन है। मतलब जो क्षमता उपागम इसका संबंध किससे है? तो प्रो मत्स्य से इनके अनुसार जब मानव की संसाधनों तक पहुंच होगी तब वह क्षमताओं का निर्माण होगा जिन पर मानव विकास संभव है। मतलब क्षमता उपागम में जैसे कि कोई व्यक्ति के द्वारा जैसे कि मान लेते उदाहरण के लिए कोई गरीब व्यक्ति वहाँ फ्रिज खरीदना चाहता है तो वहाँ संसाधन तक पहुँच रहेगी तब जाकर वो धीरे धीरे उनका वृद्धि होगा। तब जब तक उनका संसाधन तक पहुँच क्षमता नहीं होगी तब उन लोगों को वृद्धि नहीं होता। जैसे कि यहाँ जैसे कि क्षमताओं का निर्माण में मानव विकास का संभव हो सकता है। अब मानव विकास के मापन के बारे में पढ़ेंगे। मानव विकास के मापन क्या है? तो मानव विकास के मापन में पहले पढ़ेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास के मापन में पढ़ेंगे कि मानव विकास सूचकांक क्या है। फर्स्ट पॉइंट, तो मानव विकास सूचकांक क्या है?
मानव विकास सूचकांक HDI स्वस्थ शिक्षा संसाधनों में पहुंच के आधार पर देश के क्रम तय करता है। मतलब जो मानव विकास HDI जो स्वस्थ शिक्षा और संसाधनों की पहुंच के आधार पर किसी देश का मतलब क्रम तैयार करता है। क्रम जैसे कि किस देश में क्या स्वस्थ, जैसे कि किसी देश में कितना स्वस्थ शिक्षा है, तो उसी के क्रम के आधार पर, जैसे कि मान लेते हैं कि सीढ़ी के आधार पर वह तय करता है। जैसे कि यहाँ हो गया अमेरिका, ये हो गया रूस, ये हो गया न्यूजीलैंड, ये हो गया नीदरलैंड। तो इसी के अनुसार यह ऐसे ही क्रम वाइज तैयार करता है जो मानव विकास की स्वस्थ शिक्षा और संसाधनों तक पहुँचो। इसी प्रकार वहाँ ही करता है। जैसे यहाँ क्रम 0 से 1 के बीच स्कोर आधारित होता है। मतलब जी हाँ उपागम होते हैं मानव विकास सूचकांक, तो यहाँ 0 से 1 के बीच स्कोर होता है। तो इसी स्कोर के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य। मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य क्या है? मानव विकास मूल्यांकन करने के लिए एक चुना गया सूचकांक जो निम्न जन्म के समय जीवन प्रत्यय से होता है। मतलब जो मानव विकास स्वस्थ मूल्यांकन है, तो यह जन्म से ही ये चुना गया था, जो समय के प्रत्याशा को बताता है। उच्च जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोग के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने से ज़्यादा अवसर है। मतलब लोगों के जीवन स्वस्थ में आधारित बताया गया है कि ये जो उच्च जीवन और प्रत्याशा का अर्थ है, जैसे कि लोग अधिक दिनों तक वो लोग जीवन जी सके और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। तथा हम दूसरा पॉइंट में पढ़ेंगे कि शिक्षा मानव विकास सूचकांक में जैसे प्रौढ़ शिक्षा दर की ओर सकल नामांकन अनुपात में ज्ञान तक पहुंचने का प्रदर्शित करता है। मतलब जो ये प्रौढ़ होते हैं शिक्षा दर को धीरे धीरे डेवलपमेंट के बारे में बताता है। तो पढ़ और लिख सकने वाले ये वयस्कों की संख्या और विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या को दर्शाती है। और किसी देश में विशेष ज्ञान तक पहुंचने जितनी आसान कठिन होता है। मतलब पढ़ और जो लिख सकते हैं वो वयस्क या विद्यार्थी होते हैं, तो विद्यालय में जो नामांकन बच्चे होते हैं उनको संख्या के रूप में दर्शाती है, और मतलब दर्शाता है। और किसी देश में जो विशेष इस ज्ञान की पहुंचने के लिए या तो आसान होती है या कठिन होती है शिक्षा। तो तथा दूसरा संसाधनों की पहुंच में पढ़ेंगे कि संसाधनों की पहुंच में क्रय शक्ति के संदर्भ में मतलब जो संसाधनों की पहुंच किसी व्यक्ति के द्वारा किसी सामान को खरीदना, तो वह सामान तो क्रय शक्ति मतलब वहाँ वो व्यक्ति के ये आदमी जैसे कि कोई व्यक्ति हुआ वो सामान को खरीद सकता, वो नहीं खरीद सकता, तो इसी के संदर्भ में मापा जाता है। यहाँ अमेरिका डॉलर में अधिकतर मापा जाता है। तथा 1990 मतलब UNDP 1990 के प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्रीय और विकास कार्यक्रम UNDP मानव विकास का प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा था। यह प्रतिवेदन मानव विकास के स्तर के अनुसार सभी सदस्यों देशों की कोटि क्रम अनुसार सूची उपलब्ध कराता है। और मानव विकास की सूचकांक और गरीबी सूचकांक में UNDP के द्वारा प्रयुक्त मानव विकास के 2 महत्वपूर्ण सूचकांक हैं। तो UNDP मतलब जो UNDP है वो 90 ह्यूमन डेवलपमेंट, पहले हम जानेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट कब से होने लगा। तो ह्यूमन जो डेवलपमेंट होने लगा ये लगभग हमारे 1990 के बाद ही ह्यूमन डेवलपमेंट धीरे धीरे विकास होने लगा। अधिकतर UNDP का भी निर्माण 1990 को ही कार्यक्रम मतलब प्रतिवेदन में आया। तथा अंतर्राष्ट्रीय की तुलना में देखेंगे UNDP को, यह विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं रोचक है और प्रदेश की आकार में प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। मतलब जो मानव विकास के अंतर्राष्ट्रीय तुलना में देखेंगे कि जो प्रदेश मतलब किसी प्रदेश या किसी राज्य के आकार पर और प्रति व्यक्ति की आय मानव विकास के प्रत्यक्ष रूप में संबंध नहीं होता। मतलब किसी देश की आकार और प्रति व्यक्ति की आय संबंध नहीं होता। जैसे कि कोई भारत के किसी राज्य को मान लेते हैं, जैसे झारखंड, तो मान लेते हैं तो उसकी मतलब झारखंड की आकार और उस पर प्रति व्यक्ति की आय जो होती है, तो मानव विकास में वो कोई संबंध नहीं होता। और दूसरा पॉइंट में पढ़ेंगे मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर होता है। मतलब मानव विकास में जो बड़े देश होते हैं, बड़े देश उसकी अपेक्षा में जो छोटे देश होते हैं उनके अनुसार जैसे छोटे देश है तो उन लोगों का कार्य बेहतर होता है।
बड़े देशों के मुकाबले जो छोटे देश हैं उन लोगों का कार्य जल्दी और बेहतर होता है। और इसी प्रकार मानव विकास में अवस्थित निर्धन राष्ट्रों की कोटि क्रियाक्रम पड़ोसी देश ऊंचा, मतलब ऐसी जो इसी प्रकार जैसे कि मानव विकास में अवस्थित निर्धन राष्ट्रों की कोटि क्रम में धनी पड़ोसी से ऊंचा है। और उदाहरण के लिए एक मान लेते हैं, उदाहरण के तौर पर अपेक्षाकृत छोटी व्यवस्था होते हुए भी श्रीलंका और टोबैगो मानव विकास सूचकांक में भारत से ऊंचा है। जो मतलब छोटे देश जो जैसे कि श्रीलंका और श्रीलंका है, तो वैसे टोबैगो मानव विकास के सूचकांक में भारत से भी वह ऊंचा है। और मानव विकास के ऊंचा मतलब मानव विकास सूचकांक है, तो मानव विकास की वह जीरो से लेकर, पहले हम क्या बोले थे, मानव विकास सूचकांक का स्कोर कितना हो जो जीरो से लेकर एक, तो इसी के जीरो से एक तक मतलब किस प्रकार मापा जाता है, जैसे कि 0.8 से ऊपर होते हैं तो वो होते हैं अति उच्च उच्च मानव विकास कि वो देश होते हैं अति उच्च मानव विकास वाले देश, जो 0.8 से ऊपर होते हैं। जैसे कि ये देशों की संख्या लगभग 66, और दूसरे में है 0.700 से 0.799 के बीच, तो वो होते उच्च। तो यहाँ देशों की संख्या लगभग है 49, और मध्य जैसा जीरो से लेकर 550 से 699 के बीच, जो इन देशों की संख्या लगभग 44 है, तो यह मध्यम होते हैं। और निम्न 0 से 549 के नीचे यह देशों की संख्या लगभग 32 है। तो मतलब मध्यम में, जैसे कि निम्न में हम जानेंगे कि निम्न दशाओं में इनमें पे बहुत खराब दशाएं होती है। जैसे एक ही निम्न दशाओं का मान लेते हैं कि ये बंगाल में यह निम्न कई कई प्रकार की निम्न दशाएं हैं, जैसे स्वास्थ्य शिक्षा की अच्छी तरह स्वास्थ्य शिक्षा अच्छी सुविधाएं नहीं होती, ये नहीं होता, तो उन लोगों को मानव विकास के आधार पर वहाँ कितनी निम्न दशा में होती है। तो इन पर यहाँ 4 दशाएं होती हैं, तो इनमें 0 से लेकर 1 तक इसका मानव विकास सूचकांक होता है। तो इन दशाओं के चारों, तो इन मानव और पढ़ेंगे मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, उसी के बारे में इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे। तो पहले मानव विकास का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया, तो उसमें पढ़ेंगे। मतलब वेरी हाई जो स्व शिक्षा मतलब अधिक स्व शिक्षा मतलब हाई से अधिक हो, वेरी हाई जो हाई से अधिक स्व शिक्षा इनका जो हाई से अधिक हो। और हाई में पढ़ेंगे शिक्षा स्वास्थ्य सुविधा देने एक सरकार का मुख्य कार्य है, मतलब स्वास्थ्य शिक्षा और सुविधा, तो यही देने का सरकार का मुख्य कार्य है हाई में। और दूसरा पॉइंट में देखेंगे ज़्यादातर देश जो मीडियम में ज़्यादातर देश जो उपनिवेश होते हैं वे अनेक देशों में 91 के बाद ही विकास हुआ। जो पहले हम बताए ह्यूमन डेवलपमेंट 1990 के बाद ही हुआ, तो बट अनेक देशों में 1991 के बाद ही शुरू हुआ, जो लोकोमुखी नीतियों से है। और राजनीतिक और लो में जो निम्न दशा तो वहाँ लोग वो क्या है, वो राजनीतिक उपद्रव, जैसे कि राजनीतिक दलों में जैसे कि गृह युद्ध होते रहता है, गृह युद्ध, कभी अकाल पड़ जाता है, कभी बीमारी, मतलब और राजनीतिक उपक्रम, जैसे कि दल बदल और एक दल दूसरे दल के लिए हमेशा झगड़ा होते रहता है, उसी प्रकार और निम्न में होते हैं। और मानव विकास के कुछ देश हैं, जैसे कि मानव विकास के कुछ देश हैं। तो पहले तो हमारा पहला देश है स्विट्जरलैंड, दूसरा है नॉर्वे, तीसरा आइसलैंड, चौथा हांगकांग यूएस मतलब SAR, पाँचवा है ऑस्ट्रेलिया, छठा है डेनमार्क, सातवां है स्विट्जरलैंड, आठवां है आयरलैंड, और नौवां है जर्मनी, और 10वां है नीदरलैंड। तो SDR के समूह तालिका के हिसाब से हम देखेंगे कि यहाँ किस प्रकार बनाया गया। SDR तालिका के हिसाब से जैसे बहुत उच्च, जैसे 0.8 से लेकर उच्च देश के उदाहरण, जैसे कि नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, जर्मनी, हांगकांग, SAR। और उच्च मानव विकास में 0.700 से 0.799 के बीच के उदाहरण, मतलब उच्च वाले देश के नाम है, जैसे ब्राज़ील, चीन, मेक्सिको, थाईलैंड, तुर्की आदि।
और मध्यम विकास वाले देश का नाम जानेंगे। मध्यम जैसे कि 0.550 से 0.699, जैसे कि हो गया भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका आदि। और निम्न जैसे जो बिल्कुल जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य बहुत निम्न प्रकार की हानियाँ और मानव विकास के सूक्ष्म जैसे कि है नाइजीरिया, चाड, दक्षिण सूडान, बुर्किना फासो, मेजूस्का आदि देश है। इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर समाप्त होता है। इसका नोट्स प्लस PDF आपको कुछ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, चैनल और सब्सक्राइब करना ना